अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोपेडिक नर्सिंग में मैनेजमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज एंड डिसऑर्डर। ओके, सो ये वो सारे मटेरियल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज़ को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले है कास्ट, देन है ट्रैक्शन, ब्रेसेस, स्प्लिंट्स एंड लास्ट इज सर्जरी एंड आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मटेरियल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज़ कास्ट। अब कास्ट क्या है? ये एक रिजिड एक्सटर्नल इमोबिलाइजिंग डिवाइस है जो कि क्या करता है, किसी भी इंजर्ड एक्सट्रीमिटी को मूवमेंट ना करने के लिए हेल्प करता है, जैसे कि उसको इमोबिलाइज करता है। तो ये क्या हो गया, एक इमोबिलाइजिंग डिवाइस हो गया दैट इज़ मोल्डेड टू द कॉन्टोर ऑफ द बॉडी। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो कास्ट है वो बॉडी के कॉन्टोर के ऊपर मोल्ड की जाती है ताकि वो एरिया इमोबिलाइज रहे। ओके, इट परमिट्स मोबिलाइजेशन ऑफ पेशेंट वाइल रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। उसके अलावा ये पेशेंट को मोबिलाइजेशन करने के लिए भी हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पर आप कास्ट को देख सकते हैं कि आर्म के ऊपर किस तरह से वो मोल्ड की गई है। इसमें क्या है कि जो इंजर्ड या फिर फ्रैक्चर्ड पार्ट है आर्म का, वो तो उसमें इमोबिलाइज है, लेकिन उसकी जो फिंगर्स हैं वो ठीक है। तो फिंगर्स को मूव करवा सकते हैं अगर कास्ट लगी हुई है तो। ओके, सो इट प्रिमिस्ड मोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट वाइल रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। इसमें वो अपनी फिंगर्स को मूव कर सकता है, लेकिन जो उसके इंजर्ड या फिर फ्रैक्चर्ड पार्ट है आर्म में, उनको वो मूव नहीं कर सकता। ओके, इट्स यूजेस। अब इसके यूजेस क्या हैं? सबसे पहले इसका जो यूज़ है, टू इमोबिलाइज बॉडी पार्ट इन स्पेसिफिक पोजीशन। एक स्पेसिफिक पोजीशन में बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज करना, ठीक है। और उसके अलावा टू इमोबिलाइज अ रिड्यूस्ड फ्रैक्चर, जो रिड्यूस्ड फ्रैक्चर है उसको इमोबिलाइज करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। देन थर्ड है टू करेक्ट डिफॉर्मिटी, जो भी बोन में डिफॉर्मिटी वगैरह आई है उसको करेक्ट करने के लिए भी हम कास्ट का यूज़ करते हैं। सो जनरली द joints proximal and distal area should be immobilized are included in the cast। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो joints है proximal और distal और proximal area वो भी immobilized की जाती है और वो भी कास्ट में included होते हैं। ओके, तो ये है कास्ट। उसके अलावा है टाइप्स ऑफ कास्ट। अब कास्ट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है आर्म के हिसाब से और दूसरे होते हैं लेग के हिसाब से। तो आर्म के लिए जो कास्ट हैं वो सबसे पहले हैं शॉर्ट आर्म कास्ट एंड सेकंड है लॉन्ग आर्म कास्ट। तो शॉर्ट आर्म कास्ट क्या है? इट एक्सटेंड बिलो द एल्बो। ये जो कास्ट है वो एल्बो तक ही एक्सटेंड किया जाता है और टू द पाल्मर क्रीज एंड सिक्योर्ड अराउंड द बेस ऑफ थंब। जैसे कि सबसे पहले जो डायग्राम है वो शॉर्ट आर्म कास्ट का डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं। देन सेकंड है लॉन्ग आर्म कास्ट। इट एक्सटेंड फ्रॉम अपर लेवल ऑफ एक्सिलरी फोल्ड टू द प्रोक्सिमल पाल्मर क्रीज। ये जो है ये पूरे तकरीबन पूरी जो एक्सट्रीमिटी है उसको कवर करता है, ठीक है। जैसे कि ये जो दूसरा डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं ये लॉन्ग आर्म कास्ट है, क्योंकि इसमें एल्बो से अपर पार्ट को भी कास्ट कवर कर रहा है और उसके अलावा ये नीचे जाते जाते पाल्मर और क्रीज वाली एरिया में भी जा रहा है, तो इसको हम लॉन्ग आर्म कास्ट बोलते हैं। द एल्बो इज़ यूजुअली इमोबिलाइज्ड एट राइट एंगल। अब यहाँ पर जो एल्बो की पोजीशन होती है उसको एक तो हमने इमोबिलाइज रखना है, क्योंकि उसको मोबिलाइज नहीं करेंगे अगर इसमें कोई भी फ्रैक्चर वगैरह या फिर इंजरी हुई है तो उसको ठीक नहीं कर पाएंगे जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट होगी, तो इसीलिए इसको इमोबिलाइज रखना है। इमोबिलाइज रखने के लिए इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी राइट एंगल, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। देन है लेग के हिसाब से कास्ट। तो लेग में भी शॉर्ट और लॉन्ग कास्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहले है शॉर्ट लेग कास्ट। इट एक्सटेंड फ्रॉम नी टू बेस ऑफ ट्वाइस। ये नीज से एक्सटेंड होती है और कहाँ तक जाती है? ट्वाई तक जाती है, जैसे कि ये ब्लू वाला डायग्राम आप देख सकते हैं। ओके, देन है लॉन्ग लेग कास्ट। इट एक्सटेंड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ अपर एंड मिड लाइन थर्ड ऑफ थाई टू बेस ऑफ ट्वाई। इसमें जो कास्ट है वो जो थाई है उससे उसके अपर या फिर मिडिल थर्ड पार्ट में वहाँ से वो स्टार्ट होता है और नीचे जाते जाते ट्वाइस तक एक्सटेंड करता है। इसको हम लॉन्ग लेग कास्ट बोलते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे कास्ट के। उसके अलावा ये कुछ और पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू कास्ट। नंबर वन इज़ कैरी कास्ट विथ पाम ऑफ हैंड्स व्हेन वेट। आपने जो उस पेशेंट ने कास्ट को कैरी करना है विथ पाम्स ऑफ हैंड व्हेन वेट, जब वो वेट हो। ओके, देन है एलिवेट विथ पिलो सपोर्ट।
उसने अपनी एक्सट्रीमिटी को एलिवेट करना है और उसने पिलो का सपोर्ट लेना है ताकि उसको जो है वो पेन ना हो और उसको कंफर्ट मिले। देन इट शुड बी एक्सपोज टू सर्कुलेटिंग एयर ड्राई। इसके बाद में ये कहाँ पे एक्सपोज किया जा सकता है, इट शुड बी एक्सपोज टू सर्कुलेटिंग एयर ड्राई। ओके, देन कीप क्लीन एंड ड्राई। उसके अलावा आपने उस कास्ट को क्लीन रखना है और ड्राई रखना है, वेट नहीं रखना, क्योंकि जब आप वेट रखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं और इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आपने कास्ट को क्लीन और ड्राई रखना है। देन मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी। स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है, आपने ऑब्जर्व करना है कि किसी भी किस्म की इन्फ्लामेशन की साइंस तो नहीं आ रही। अगर इन्फ्लामेशन की साइंस आ रही है तो आप रिमूव करके अगेन उसको क्लीन करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप उसकी स्किन की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करेंगे। देन उसके बाद है कंटिन्यूअस न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट। आपने कंटिन्यूअसली न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट भी करनी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से वहाँ पे जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ नर्व्स या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकती है उस एरिया में। इसीलिए आपने कंटिन्यूअसली वहाँ पे न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट करनी है टू चेक न्यूरोमस्कुलर स्टेटस। देन है मूवमेंट मस्ट बी एवरी 2 आवर टू रिलीव प्रेशर। उसके बाद आपने एवरी 2 आवर के बाद मूवमेंट करवानी है उस कास्ट वाली एरिया में, ताकि जो प्रेशर है वो रिलीव हो। देन वाइल टर्निंग यूज़ अ ट्रेपेज और रेलिंग कैन बी हेल्पफुल। ये वो डिवाइसेस हैं जो पेशेंट्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग वॉकिंग और टर्निंग, और किसी भी काम के लिए वो जा रहे हैं या उठ रहे हैं तो उसके लिए ये वो डिवाइसेस हैं जो वो यूज़ करते हैं और ये उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। देन है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ कास्ट। आपने कास्ट वाले पेशेंट की मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, तो सबसे पहले है टू रिलीव प्रेशर को रिलीव करना है। कास्ट मस्ट बी बायवॉल्ड वाइल मेंटेनिंग अलाइनमेंट। कास्ट जो है वो बायवॉल्ड होना चाहिए जब आप अलाइनमेंट को मेंटेन कर रहे हैं। एंड एक्सट्रीमिटी मस्ट बी एलिवेटेड, नो हायर हार्ट लेवल। अब जो एक्सट्रीमिटी है वो हार्ट लेवल से ज़्यादा एलिवेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा एलिवेट होगी तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन में डिफ़िकल्टी होगी। दैट्स वाई आपने जो एक्सट्रीमिटी है उसको ज़्यादा हायर हार्ट लेवल पर एलिवेट उसको नहीं करना। देन इफ़ प्रेशर इज़ नॉट रिलीव्ड, अगर प्रेशर जो है वो रिलीव नहीं हो रहा एंड ब्लड सर्कुलेशन इज़ नॉट रिस्टोर, और ब्लड सर्कुलेशन भी रिस्टोर नहीं हो रही, तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है, फेसियोटोमी में भी नेसेसरी, आपने फेसियोटोमी करनी है। फेशियोटोमी एक प्रोसीजर है जिसमें हम फेशिया को कट करते हैं टू रिलीव प्रेशर इन मस्कुलर कंपार्टमेंट। ओके, देन द नर्स मस्ट रिकॉर्ड न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स। नर्स को न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करना है एंड इन्फॉर्म सर्जन फॉर एनी इशू और प्रॉब्लम। और जो भी इशू या फिर प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपने सर्जन को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद आपने इन 5 P's को याद रख लेना है फॉर सर्कुलेशन असेसमेंट। P1 स्टैंड फॉर पेन, ठीक है, पेन को असेस करना है आपने। देन पल्स को आपने असेस करना है। उसके बाद पेलर, ठीक है, वो एरिया पेलर तो नहीं हो गई। देन 4th P स्टैंड फॉर पेरेस्थीसिया, उसमें आप सेंसेशन का पता लगाते हैं। और लास्ट P स्टैंड फॉर पैरालिसिस, ठीक है, उसमें आप उनसे पूछेंगे कि कैन यू मूव दिस, क्या आप एक्सट्रीमिटी को मूव कर सकते हैं। तो ये वो सारे असेसमेंट के लिए पीस हैं जो कि आप यूज़ करेंगे फॉर सर्कुलेशन असेसमेंट। ओके, देन है हमारे पास ट्रैक्शन। अब ट्रैक्शन क्या है, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ पुलिंग ऑन अ ब्रोकन बोन और डिसलोकेटेड बॉडी पार्ट इन स्लो स्टेडी मैनर टू रियलाइन इट इनटू प्रॉपर पोजीशन एंड कीप इट स्टेबल। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, ट्रैक्शन सिंपली एक प्रैक्टिस है जिसमें आप क्या करते हैं, ब्रोकन बोन और डिसलोकेटेड बॉडी पार्ट को पुल करते हैं इन स्लो स्टेडी मैनर, ठीक है, स्लो और उसके अलावा स्टेडी मैनर, यानी कॉन्स्टेंटली एक ही प्रेशर के साथ आपने उसको पुल करना है। किसके लिए पुल करना है, टू रियलाइन इट इनटू प्रॉपर पोजीशन, क्योंकि जहाँ से वो बोन डिसलोकेट हुआ है या फिर ब्रोक हुआ है तो वहाँ पर आपने अगेन उसको उसकी पोजीशन में लाने के लिए आपने फोर्स का यूज़ किया है, और वो फोर्स स्टेडी मैनर में होना चाहिए, ठीक है, और स्लो होना चाहिए। तो ये फोर्स यूज़ किया जाता है उस डिसलोकेटेड और ब्रोकन बोन को अपनी प्रॉपर पोजीशन में स्टेबल करने के लिए। ओके, यही सिंपली ट्रैक्शन है। दिस इज़ टिपिकली डन विथ रोप्स।
वेट्स एंड पुलिस। ये जो ट्रैक्शन होता है वो मोस्टली कौन कौन सी चीज़ों से होता है? रोप्स यानी रस्सियाँ, उनसे हो सकता है, उसके अलावा वेट्स से होता है और पुलिस से होता है। 7 to 12 kg वेट रिक्वायर्ड फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट। 7 से 12 kg का जो वेट है वो रिक्वायर होता है किसके लिए? थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए। इसमें आप किस तरह से उस पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से उसका वेट जो है वो निकाल सकते हैं ट्रैक्शन के लिए। तो ये जो वेट आप निकालेंगे वो उस पेशेंट की बॉडी वेट का 10% होना चाहिए। सो यूजुअली इट्स 10% ऑफ पेशेंट बॉडी वेट। ओके, तो ट्रैक्शन किसके लिए यूज़ होता है? यहाँ पर साइड में इसका डायग्राम है कि किस तरह से पुलिस, वेट और रोप्स का यूज़ करके ट्रैक्शन की जाती है और उसके बाद उस डिसलोकेटेड और ब्रोकन बोन को अपनी पोजीशन में वापस किया जाता है। ओके, इट इज़ यूज टू मिनिमाइज मसल स्पाजम। जो मसल स्पाजम है यानी एबनॉर्मल कंट्रैक्शन होती है मसल की, उनको मिनिमाइज करने के लिए ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड इज़ टू रिड्यूस और और अलाइन एंड इमोबलाइज फ्रैक्चर। आपने इसकी मदद से क्या क्या करना होता है? एक तो आपने उसको अलाइन करना होता है और उसके अलावा जो बोन्स फ्रैक्चर्ड है उसको इमोबलाइज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रैक्शन। देन है टू रिड्यूस डिफॉर्मिटी। जो भी बोन में डिफॉर्मिटी आई है उसको रिड्यूस करने के लिए भी ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। देन लास्ट है टू इंक्रीज स्पेस बिटवीन ओपोजिंग सरफेस। ओपोजिंग सरफेस के बीच में जो स्पेस है उसको इंक्रीज करने के लिए भी ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। देन है टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन। तो यहाँ पर 3 टाइप्स हैं ट्रैक्शन के। नंबर 1 इज स्ट्रेट रनिंग ट्रैक्शन। अब स्ट्रेट रनिंग ट्रैक्शन नाम से ही क्लियर है कि जिसमें जो फोर्स है वो स्ट्रेट लगे। सो इन दिस अप्लाइज द पुलिंग फोर्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद द बॉडी पार्ट रेस्टिंग ऑन द बेड। जैसे ही पेशेंट जो है वो बेड पर लेटा हुआ है उससे डायरेक्ट ही जो फोर्स है वो भी पैरेलल होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है, और वो पुलिंग फोर्स होगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फोर्स है वो पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन में है विद द बॉडी पार्ट रेस्टिंग ऑन द बेड। ओके, तो ये है स्ट्रेट ट्रैक्शन। देन सेकंड है बैलेंस्ड सस्पेंशन। बैलेंस सस्पेंशन में क्या होता है? इट सपोर्ट्स द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी ऑफ बेड एंड अलो फॉर सम पेशेंट मूवमेंट विदाउट डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइन ऑफ द पुल। ये क्या है? ये भी एक किस्म का ट्रैक्शन है। इसमें क्या होता है कि ये जो ट्रैक्शन है ये सपोर्ट करता है अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को। उसके अलावा ये दूसरे जो पार्ट्स हैं बॉडी के उसको भी मूव करवा सकता है विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइन ऑफ पुल। लाइन ऑफ पुल क्या है? यहाँ पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें जो ये ऊपर की तरफ फोर्स जा रहा है ये इसको हम वेक्टर ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ पुल या फिर वेक्टर ऑफ फोर्स दोनों एक ही बात है। ये जो फोर्स है ये इनको एक ही जगह पर टिकाए रखी होती हैं और इसकी मदद से आप अपनी बॉडी को दूसरे पार्ट्स में मूव करवा सकते हैं बाय विदाउट डिस्टर्बिंग दिस लाइन ऑफ पुल। इसको डिस्टर्ब किए बगैर आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, इसका ये भी एक फ़ायदा है। ओके, तो इसको हम बैलेंस्ड सस्पेंशन बोलते हैं। देन है लास्ट है स्किन ट्रैक्शन। अब स्किन के लिए भी ट्रैक्शन होता है। इट इज़ इनडायरेक्ट ट्रैक्शन विच इज़ अप्लाइड ऑन स्किन। ये एक इनडायरेक्ट ट्रैक्शन है जो कि अप्लाई किया जाता है किसके ऊपर? स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। सो स्किन ट्रैक्शन क्यों अप्लाई किया जाता है? स्किन ट्रैक्शन यूज टू कंट्रोल मसल स्पाजम। मसल स्पाजम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसके अलावा इमोबलाइज मसल एरिया बिफोर सर्जरी। जो सर्जरी से बिफोर मसल एरिया को इमोबलाइज करने के लिए भी स्किन ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकते हैं? अल्सर की फॉर्मेशन हो सकती है, इसीलिए ये ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करना ये अलाउड नहीं है। ठीक है, देन अमाउंट ऑफ वेट अप्लाइड मस्ट नॉट बी मोर देन 2 to 3.5 kg फॉर एक्सट्रीमिटीज़। जो आपने वेट अप्लाई किया है वो 2 से 3.5 kg तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सट्रीमिटीज़ के लिए। उसके बाद आपने मॉनिटर एंड मैनेज कॉम्प्लिकेशन, स्किन ब्रेकडाउन, नर्व डैमेज, सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट। ये वो 4 चीज़ें हैं जो आपने स्किन ट्रैक्शन को यूज़ करते हुए मॉनिटर और मैनेज करनी है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन से स्किन ट्रैक्शन की स्किन की ब्रेकडाउन हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकती है ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से, और सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन आपने मॉनिटर करनी है और मैनेज करनी है। देन है इसकी नर्सिंग केयर। अब नर्सिंग केयर क्या हो सकती है ट्रैक्शन के लिए? मेंटेन इफेक्टिव ट्रैक्शन। आपने
इफेक्टिव ट्रैक्शन को इफेक्टिवली मेंटेन करना है। देन प्रिवेंट करना है स्किन ब्रेकडाउन को, जो मोस्टली किस में होती है, स्किन ट्रैक्शन में। देन मॉनिटर फॉर न्यूरोवास्कुलर इम्पेयरमेंट को भी आपने मॉनिटर करना है। उसके बाद पिन साइड केयर आपने प्रोवाइड करनी है उस पेशेंट को। और प्रोमोट डेली एक्सरसाइज, उसको डेली एक्सरसाइज के लिए प्रोमोट करना है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं, डेली हल्की फुल्की जो है ना उसको एक्सरसाइज के लिए प्रोमोट करना है। देन मॉनिटर कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू इमोबिलिटी, और जो इमोबिलिटी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है उनको भी आपने मॉनिटर करते रहना है। देन है ब्रेसेस। अब ब्रेसेस क्या है, दीज आर दी ऑर्थोटिक डिवाइसेस, और ये किसके लिए यूज़ होते हैं, नंबर 1 इज़ टू सपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड इन्फोर्समेंट टू वीकेंड और इंजर्ड जॉइंट्स और मसल्स। ये इंजर्ड जॉइंट और मसल्स को स्टेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकंड है टू स्टेबलाइज, ठीक है, होल्ड अ बॉडी पार्ट इन प्लेस टू रिड्यूस पेन। एक पार्ट में बॉडी को एक ही जगह पर होल्ड करके रखता है ताकि जो पेन है वो रिड्यूस हो जाए और स्वेलिंग भी रिड्यूस हो जाए। उसके अलावा जो हीलिंग है वो प्रमोट हो जाए, जल्द से जल्द वो इंजर्ड जो एरिया है वो हील हो जाए। देन थर्ड है करेक्ट, ग्रेजुअली करेक्ट डिफॉर्मिटीज़। जो ब्रेसेस होती हैं वो ग्रेजुअली डिफॉर्मिटीज़ को भी करेक्ट करती हैं, और अलाइनमेंट इश्यूज़ हैं उनको भी करेक्ट करती हैं। पोस्चरल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी ब्रेसेस करेक्ट करती हैं। देन फोर्थ है प्रिवेंट क्या क्या करती हैं, प्रिवेंट फर्दर इंजरी और डैमेज टू वल्नरेबल एरिया। जो वल्नरेबल एरिया है उसको फर्दर इंजरी और डैमेज होने से प्रिवेंट करती है। 5 है इन्हांस, क्या इन्हांस करती हैं ब्रेसेस, दे इन्हांस परफॉर्मेंस, ठीक है, उस पेशेंट की परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकती हैं। एंड रिड्यूस फटीग इन एथलीट्स, जो एथलीट्स हैं उनमें फटीग को रिड्यूस करती है। और इंडिविजुअल विथ मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, एथलीट और मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन के साथ जो इंडिविजुअल्स हैं उनको उनके जो फटीग है उसको रिड्यूस कर सकती है। देन ये वो कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जिसके लिए ब्रेसेस यूज़ किए जाते हैं। तो नंबर 1 पर जो यूज़ किए जाते हैं ये ऑर्थोपेडिक कंडीशन सच एज स्कोलियोसिस, काइफोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये 3 कंडीशन है ऑर्थोपेडिक में, इनके लिए इनको ठीक करने के लिए भी ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है। देन सेकंड है स्पोर्ट इंजरी, स्पोर्ट के दौरान जो इंजरीज होती है उनको ठीक करने के लिए भी ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि नी स्प्रेन हो गया, एंकल स्प्रेन हो गया और शोल्डर इनस्टेबिलिटी हो गई, इनको भी ठीक करने के लिए ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है। देन थर्ड है न्यूरोलॉजिक कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में जैसे कि स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और सेरिब्रल पाल्सी, ये सारी कंडीशन हो गई, तो इनको भी ठीक करने के लिए हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। देन फोर्थ है पोस्चरल करेक्शन, ठीक है, पोस्चरल करेक्शन को के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बैक ब्रेसेस फॉर स्कोलियोसिस और काइफोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पोस्चर होता है उस पेशेंट का वो ठीक हो जाता है। देन लास्ट है पेन मैनेजमेंट, पेन को भी मैनेज करने के लिए ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि नी ब्रेसेस यूज़ किए जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। देन लास्ट है स्प्लिंट्स। अब स्प्लिंट्स क्या है, दे आर रिजिड और सेमी रिजिड डिवाइसेस। ये एक किस्म के रिजिड और सेमी रिजिड डिवाइसेस है जो कि यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, नंबर 1 इज टू इमोबलाइज, क्या इमोबलाइज, इसके भी सेम ही तकरीबन जो है ना काम है, होल्ड अ बॉडी पार्ट इन प्लेस टू रिड्यूस पेन, स्वेलिंग एंड प्रमोट हीलिंग। देन सेकंड है प्रोटेक्ट, इट गार्ड अगेंस्ट फर्दर इंजरी और डैमेज, सपोर्ट में इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड रीइंफोर्समेंट टू अ वीकेंड और इंजर्ड एरिया। देन फोर्थ में इट ग्रेजुअली करेक्ट डिफॉर्मिटीज़ और अलाइनमेंट इश्यूज। मोस्टली स्प्लिंट और ब्रेसेस का काम जो होता है वो सेम ही होता है। देन फिफ्थ है असिस्ट, हेल्प रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन एंड मूवमेंट, जो भी नॉर्मल फंक्शन है और मूवमेंट है उनको रिस्टोर करने के लिए भी स्प्लिंट्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक किस्म का स्प्लिंट है, ठीक है, जो हैंड के लिए यूज़ किया गया है। उसके बाद ये भी टाइप्स है स्प्लिंट्स के, डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट इंजर्ड एरियाज़ के लिए डिफरेंट स्प्लिंट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं उनको ठीक करने के लिए। उसके बाद स्प्लिंट्स आर कॉमनली यूज्ड, कौन कौन सी कंडीशंस में स्प्लिंट्स का यूज़ किया जाता है, तो नंबर 1 इज ऑर्थोपेडिक्स में बोन एंड जॉइंट इंजरीज़ को ठीक करने के लिए स्प्लिंट्स का यूज़ किया जाता है। देन सेकंड है फिजिकल थेरेपी रिहेबिलिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। देन थर्ड है स्पोर्ट मेडिसिन, जैसे कि इंजरी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। देन फोर्थ है पीडियाट्रिक्स,
ठीक है। क्लब फुट ट्रीटमेंट, जैसे कि जो पीड्स होते हैं यानी बच्चे होते हैं, उनके जो फुट होते हैं थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उनको भी ट्रीट करने के लिए स्प्लिंट्स का यूज़ किया जाता है। देन फिफ्थ है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को ट्रीट करने के लिए भी स्प्लिंट्स का यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।